हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। यू विल सी कि किसी कर्व को अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो कैसे सरफेस बन जाता है, कैसे सरफेस जनरेट होता है। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूँ। सबसे पहले छोटी सी क्लिप है। यू सी यू सी दिस इज अ कर्व, और अगर हम इसको एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन मान लें तो देखो, अगर हम इसको रेवोल्यूट कराएंगे इस एक्सिस के अबाउट तो इस तरह से सरफेस जनरेट होगा। ठीक, एंड दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन या एक्सिस ऑफ द सरफेस। तो एक सिंपल सी कर्व को रेवोल्यूट कराने से एक सरफेस जनरेट हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ अ सरफेस इज जनरेटेड। सो नाउ अगर व्हेन ए प्लेन कर्व, प्लेन कर्व मीन्स एक कर्व है जो एक प्लेन में लाई करेगा, ठीक, इज rotated about an axis in its plane, then a surface called the surface of revolution and it may be generated. ओके, सो अगर हम इसको एक कर्व ले लेते हैं, सपोज करो हमने ये एक कर्व ले लिया इसे, और ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हम जेड एक्सिस लेते हैं, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक। और अगर हम इस सरफेस को अलोंग इस कर्व को अलोंग अगर हम जेड एक्सिस रोटेट कराएंगे तो आई थिंक नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि किस तरह का एक सरफेस जनरेट होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट अगर मूव करेगा तो एक हमारे पास इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, ठीक। तो डेफिनेटली जब दूसरा पॉइंट आएगा तो अलग अलग इस तरह से एक जनरेशन होगी। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे नीचे प्लॉट करूं इस पॉइंट के अलोंग, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक सर्कल जनरेट होगा। मैं सिंगल इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक। सरफेस तो ये पूरे पॉइंट्स मिलके जनरेट करेंगे, ठीक। और अगर ये तो आपकी आ गई कर्व, ठीक है, ये आपकी कर्व हो गई, और इसको मैं ऑल ओ ले लेता हूँ, और एक हम इस पॉइंट के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के
सर्कल के ऊपर, और जेड एक्सिस के साथ ये पॉइंट और ये वाला जो ये सरफेस पे जो पॉइंट कर्व के ऊपर जो पॉइंट है, और ये जो है मान लो ये इन दोनों के बीच में एंगल जो वो थीटा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने जेड एक्सिस वी एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन ले लिया। ठीक, एंड इस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लेते हैं हम, एंड लेट पैरामीट्रिक equation of a plane curve in the plane, किसी किसी ने प्लेन में तो लाई करेगा ना, इन ए प्लेन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे लाई कर रहा है ये, इनमें डेट इज y इक्वल टू 0 प्लेन पे, v गिवन y, कैसी होगी इक्वेशन इसकी, पैरामीट्रिक है तो x आपका अलग किसी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, तो x ले लिया h ऑफ u, और y तो 0 होगा, और z भी इस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, u ले लिया हमने। ठीक, if this curve be rotated about z axis through an angle phi, ठीक है, एक एंगल फाई, फाई लिख लेते हैं हम, एंगल फाई के अलोंग इसको हम रोटेट करा रहे हैं कि किस एंगल पे रोटेट करेगा ये, देन द कोऑर्डिनेट्स जो x के हैं, y के हैं और z के, वो चेंज हो जाएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस टाइम हमारे पास नाउ इफ दिस कर्व we rotated about z axis through an angle phi, ठीक, then the coordinate of a point u, v are given by, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास ऑब्वियस है। अब ये अगर एंगल आ गया है तो x जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ कोसाइन आएगा, और जो y आएगा वो इन टर्म्स ऑफ साइन आएगा। ठीक, सो इट मीन्स दैट देन कोऑर्डिनेट्स विल बी x इज इक्वल टू h ऑफ u कोसाइन ऑफ फाई, एंड y हमारे पास आ जाएगा h ऑफ u साइन फाई, और z तो आपका परपेंडिकुलर है तो z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z ऑफ u एज इट इज आएगा। ठीक, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं, हम अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ कर्व थी, लेकिन जब इस कर्व को हम रोटेट कराएंगे अबाउट जेड एक्सिस, तो डेफिनेटली ये जो आपका x है, आई थिंक यू नो दैट कि जब भी हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं कि अगर एक्स वाई प्लेन पे अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, और अगर यहाँ से इस पॉइंट के अगर हम एंगल निकालना है कितना ये वैल्यूज है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम, ये हमारा पास x आ गया।
ठीक, और ये हमारा y आएगा। तो डेफिनेटली x जो आएगा वो हमारे पास ये डिस्टेंस है, सो इट विल बी r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो डेफिनेटली ये वाला जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से डिस्टेंस जो आएगा वो h ऑफ u ही आएगा, क्योंकि ये तो जीरो है। क्योंकि ये जो आपका डिस्टेंस बनेगा दैट r विल बी नथिंग बट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट होगा। तो उसी तरह से अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमारा या r जो है वो h ऑफ u ही बनेगा यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके पॉइंट आएंगे x आएगा दैट विल बी h ऑफ u cos theta and y is equal to, so I hope you understand this। और z कोऑर्डिनेट्स वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि इस एंगल के ऊपर रोटेट हुआ ये। सो नाउ फॉर कन्वीनियंस हम इस h ऑफ u को u ही ले लेते हैं, ठीक है। देन द पोजीशन वेक्टर, then position vector of the point u comma v is given by r vector is equal to u cos of phi and u sin of phi and f of u. So student, this is equation of surface of revolution. This is the equation of surface of revolution। कैसे होगा, क्योंकि इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे पास आ गया u पैरामीटर और एक हो गया एंगल, ठीक। किस एंगल के साथ इसको रोटेट करेंगे कि वो सरफेस बनेगा, और दूसरा आ गया u। तो डेफिनेटली हम इस पॉइंट, एक पॉइंट की बात करी तो डेफिनेटली इस पॉइंट का जो लोकस है ये बनेगा। जैसे ये u और थीटा चेंज होंगे, जैसे यहाँ पे मान लो ये एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पे होगा। जैसे हम इसको रोटेट करेंगे ऐसे जैसे एंगल एंगल बढ़ेगा, ठीक है, एंगल बढ़ेगा, टोटल आपका 360 पे जाएगा ये एंगल। जैसे 360 पे जाएगा तो वापस मुड़ के फिर यहीं पे पहुंच जाएगा। तो एक इस तरह से यहाँ पे एक छोटा एक कर्व जनरेट हो जाएगी, ठीक। और जैसे हम साथ में u को भी चेंज करेंगे तो थीटा को फिक्स रखेंगे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है। चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, एंगल तो सेम रहेगा, ये वाला एंगल सेम। लेकिन जैसे u को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली u अपनी वैल्यू चेंज करेगा, तो u से हमारे पास ये कर्व जनरेट होता जाएगा, ठीक। जैसे एंगल को हम चेंज करते चलेंगे और u को चेंज करते जाएंगे तो हमारा एक सरफेस जनरेट हो जाएगा। तो वन बाई वन हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सो पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन ए सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में क्या क्या होंगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज है। नंबर वन, दैट इज द कर्व्स u इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो अब हमारे पास हमने u लिया हुआ है, जो पैरामीटर लिया है, अगर हम इसको कांस्टेंट पुट करें तो क्या होगा। आर द पैरेलल्स, द कर्व्स आर पैरेलल्स, इनको पैरेलल्स बोलेंगे। कर्व्स आर पैरेलल्स, that is they are the curves u is equal to constant are the parallels, that is they are intersection of the surface by the planes perpendicular to the axis। और यहाँ पे हमने एक्सिस जैसे जेड एक्सिस ली है तो
जब हम उस सरफेस को एक प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे और प्लेन जो होगा वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम एक स्फीयर लें, ये हमारे पास स्फीयर है, और स्फीयर को अगर हम एक प्लेन से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, एक प्लेन को अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी ए सर्कल। तो ये सर्कल जो होगा वो ये प्लेन एक तो परपेंडिकुलर होगा जो जेड एक्सिस है, इसके साथ 90 बनाएगा, जो ये सेक्शन बनेगा दिस इज कॉल्ड पैरेलल्स, ठीक है। सो यू कैन राइट फॉर एग्जांपल the for example the parallels are circles in case of sphere, got it। अब दूसरा पॉइंट आएगा पी ओ यू कांस्टेंट हो गया, दूसरा पॉइंट आएगा ये जो एंगल है ये कांस्टेंट होगा, तब क्या होगा। सो number 2 is the curve u is phi is equal to constant, phi is constant, are the meridians, इनको मेरिडियंस बोलते हैं जब एंगल आपका कांस्टेंट होगा, और दे आर द intersection of the surface y the planes parallel to xy plane, क्योंकि हमने z एक्सिस अपना बिल्कुल हमारी परपेंडिकुलर है, तो हाँ इस बार जो प्लेन होगा वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगा, दैट इज z इक्वल टू 0 के पैरेलल होगा। तो इट मीन दैट कि वो जो प्लेन होगा वो आपका z एक्सिस के पैरेलल होगा, या यू कैन से कि z एक्सिस को अपने में कंटेन करे, ठीक। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। स्टूडेंट्स ये देखिए, जैसे अगर मैं इस पिक्चर की बात करूं तो इस पिक्चर में एक तो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, बट अपने अब तो समझने के लिए ये देखो ना कि ये कर्व है, ठीक। जब इस कर्व को रोटेट कराएंगे, इस कर्व को जब रोटेट कराएंगे तो डेफिनेटली ये आपका इस तरह से एक सरफेस बन जाएगा, इस तरह से बड़ा सा सरफेस बनेगा, लाइक डमरू बनेगा ये, है ना। तो डेफिनेटली जो अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन से काटता हूँ, जैसे मैं एक प्लेन लेता हूँ, प्लेन से अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूँ, अगर मैं प्लेन से काटूंगा इसको, ऐसे प्लेन लूंगा और वो प्लेन जो होगा वो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, तो डेफिनेटली ऐसे प्लेन काटेगा इसको, ठीक। और जब प्लेन काटेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपके पास बनेगा वो इस तरह से सर्कल बनेगा, जैसे ये बताया हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ ए सर्कल्स, ये जो सर्कल्स बने परपेंडिकुलर काटने से, इनको बोलेंगे पैरेलल्स हैं, दीज आर द पैरेलल्स, ठीक। और डेफिनेटली अगर ये पैरेलल्स हैं तो मेरिडियंस क्या होंगे, मेरिडियंस क्या होंगे, जो ये कर्व्स हैं, ये कर्व्स हैं, ये सारे के सारे मेरिडियंस होंगे। क्यों होंगे मेरिडियंस, क्योंकि यहाँ से जो इसका एंगल होगा, जैसे ये एंगल आपका हो सकता है कि ये आपका ये 45 डिग्री पे पड़ा हो, फिर आपके जैसे जैसे आप इधर को आते जाओगे आपका एंगल चेंज होता जाएगा,
लेकिन जब आपका एंगल फिक्स हो गया एक पॉइंट के ऊपर तो यही मेरिडियन बन गया, ये जब यहाँ पे आएगा तो ये मेरिडियन बन गया। तो अलग अलग एंगल के ऊपर जो कर्व होगी एक पॉइंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड मेरिडियंस। So I hope you understand this. What is the meridians? And अगर स्टूडेंट्स अगर हम कोन की बात करें, भी कोन कैसे जनरेट होगा, तो और अगर हम इसकी बात करें, सिलेंडर की बात करें, ठीक, या हम स्फीयर की बात करें, तो दे आर वेरी कॉमन टू अस। तो अगर हम कोन की बात करें तो कोन के केस में इफ द surface of revolution be cone, तो आपकी कर्व कैसी होनी चाहिए, देन वी हैव एच ऑफ यू जो है वो यू लेंगे हम, और जो एफ ऑफ यू है वो लेंगे यू कॉट अल्फा। तो इट मीन दैट इक्वेशन कैसे होगी, दैट विल बी आर ऑफ यू और पहले हम इसकी बात करते हैं कैसे बनेगा। ये देखो, ये जो अल्फा है, वेयर अल्फा इज द एंगल which the generating straight line, और इसमें जनरेटिंग स्ट्रेट लाइन जो होगी वो प्लेन कर्व होगी, प्लेन कर्व होगी, makes with the axis that is z axis। तो इट मीन दैट यहाँ पे हमारे पास ये आ गई z एक्सिस, ठीक है। और ये जो प्लेन कर्व है, ये जो प्लेन कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके साथ एंगल कितना बनाएगी, अल्फा बनाएगी। तो ऐसे ले लेता हूँ, सपोज करो ये एंगल अल्फा बना, ठीक। और अगर मैं इसको इसके साथ अब रोटेट करेंगे हम इसको, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से एक पॉइंट बन जाएगा। सो ये हमारा क्या बना, कोन बन गया, दिस इज कोन। तो कौन जनरेट कर रहा है इसको, ये वाला जो कर्व है, ठीक। तो बाकी इक्वेशन सेम रहेगी, इक्वेशन ऑफ सरफेस सेम रहेगा, दैट विल बी आर यू कॉस ऑफ फाई एंड यू साइन ऑफ फाई, एंड जो आपका जेड कोऑर्डिनेट है वो आएगा यू ऑफ कॉट अल्फा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है, वो आपका एंगल बना रहा है, अल्फा विल बी द एंगल विद द जनरेटर। और अगर हम उसी तरह से अगर हम सिलेंडर की बात करें, या स्फीयर की बात करें, तो सिलेंडर के केस में डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे जेड एक्सिस ले ली हमने यहाँ पे, ठीक। तो जो जनरेटर होगा वो एक पैरेलल लाइन होगी इसकी, ठीक है, पैरेलल होगी, ये कभी डिस्टेंस कम नहीं होगा। और डेफिनेटली इसको जब रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली एक हमारे पास जनरेट हो जाएगी सरफेस। और उसी तरह से अगर हम अब जेड को क्या रखना है, जेड को इन्फिनाइट रखेंगे तो ये इन्फिनाइट सिलेंडर बनेगा, ठीक। और जैसे हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर आपको पता है कि जब हम सेमी सर्कल को रोटेट करेंगे तो स्फीयर बन जाए, ठीक है। पूरा सर्कल को रोटेट करने की बजाय अगर हम
इस तरह से हमारे पास सेमी सर्कल होगा और सेमी सर्कल को हम रोटेट कराएंगे अबाउट जेड एक्सिस, तो डेफिनेटली एक हमारे पास इस तरह से एक स्फीयर बन जाएगा, वो 3D होगा। ठीक, सो दिस टाइप ऑफ surface of revolution can be generated. And now we come to the lines of curvature on surface of revolution क्या होंगी, so इसको डिस्कस करते हैं। Now friends, the line of curvature on a surface of revolutions, तो जो surface हमने revolution से जनरेट करा है, revolution से जो बना है, उसमें दो प्रॉपर्टीज है। There are two properties of line of curvature on a surface of revolution. तो एक मेरिडियन है और दूसरा पैरेलल्स। तो हम देखो इसके फिगर के ऊपर चेक करते हैं। देखिए फिगर, ये हमने एक फिगर लिया था। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में हमारे पास मेरिडियंस भी हैं और पैरेलल्स भी हैं। पैरेलल्स मींस या यू कैन से सर्कल्स। ठीक है, तो अब हम ये बात नहीं करेंगे कि मेरिडियन क्या होता है, सर्कल्स क्या, पैरेलल्स क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कर्वेचर की। और लाइन ऑफ कर्वेचर का अगर डेफिनेशन पता हो तो किसी भी जो आपका कर्व होगा, उस कर्व के ऊपर अगर हम कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर अगर नॉर्मल लेते हैं और वो नॉर्मल अगर इंटरसेक्ट कर जाए तो हम बोलते हैं कि वो जो कर्व है वो एक लाइन ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम इस मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियंस के ऊपर अगर हम जितने भी सरफेस है, जितने भी इसके ऊपर नॉर्मल बनेगी, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, नॉर्मल प्लॉट करेंगे। ठीक, और ये सारे के सारे जो नॉर्मल्स होंगे, अब कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही जाएंगे ये, कि कर्व स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। जितने भी इसके नॉर्मल्स हैं पॉसिबल हैं, जितने भी नॉर्मल्स हैं, और ये नॉर्मल सारे के सारे एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक, एक प्लेन होगा जो इनको कंटेन करेगा ऐसे, जो इस मेरिडियन को भी कंटेन करेगा और ये इन नॉर्मल्स को भी कंटेन करेगा। और इसमें टू कंजिक्यूटिव पॉइंट्स पे अगर आप बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल नजदीक देखेंगे तो उनके नॉर्मल जो होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक, इट मींस दैट ये जो मेरिडियंस है, यही आपका जो इक्वेशन या डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक जो ये मेरिडियंस होंगे, डेफिनेटली दे विल बी लाइन ऑफ कर्वेचर होंगे। गॉट माय पॉइंट? अगर हम यहाँ पे देखें, आपका कर्व ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर और इस बिल्कुल साथ वाले पॉइंट पे अगर थोड़ा सा लें अगर, तो डेफिनेटली आपको लग रहा है थोड़ा सा ये कर्व तो है, तो डेफिनेटली इसके नॉर्मल आपके कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगे। सो इट मीन दैट मेरिडियन जो हो गया वो आपका एक लाइन ऑफ कर्वेचर होगा। अच्छा, दूसरी बात आती है पैरेलल्स की बात। अब पैरेलल जो कर्व है वो ऐसे बाहर की तरफ है। अगर यहाँ पे मैं 90 बनाता हूँ, इसके ऊपर 90 बनाता हूँ, ऐसे ऐसे 90 इस यहाँ पे, यहाँ पहले तो टेंजेंट बनाना पड़ेगा, फिर 90 जाएगा। और जब ये 90 है तो यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर होगा, तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल डेफिनेटली इस सेंटर से होके जाएगा। जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कॉर्ड खरीदेंगे, रेडियस बनाएंगे, वो 90 बनाएगा। तो इट मीन दैट इस हर पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल बनेगा वो नॉर्मल इस सेंटर से होके जाएगा। इस यहाँ पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो यहाँ से जाएगा। इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर जो हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे वो इस पॉइंट से पास हो, इस पॉइंट पे आएगा, और वो ये प्लेन, एक प्लेन होगा जो प्लेन को इस सरफेस, इस सर्कल को कंटेन करेगा और नॉर्मल्स को भी कंटेन करेगा। तो सारे के सारे जो नॉर्मल्स हैं, जो या यू कैन से कंजिक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर जो दो नॉर्मल्स होंगे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो नॉर्मल्स होंगे वो यहाँ पे आके जरूर मिलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट जो होगा वो आके सेंटर पे मिलेगा। इट मीन दैट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इट मीन दैट जो पैरेलल्स हैं वो भी डेफिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन दैट देयर विल बी only two properties of line of curvature. So
first is in case of surface of a revolution, the normals to the surface at all points of on a meridian lie in a plane. The axis, जो एक्सिस को कंटेन करेगा वही मेरिडियन को कंटेन करेगा, ऑब्वियस है. एंड द मेरिडियंस hence the normal at consecutive points on a meridian intersect, so any meridian is a line of curvature. ठीक है, मेरिडियन के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर हम नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली जो मेरिडियन है वो लाइन ऑफ कर्वेचर होगा. सेकंड इज, अगर हम नॉर्मल टू द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल्स, या सर्कल बोल लो, सर्कल्स के ऊपर, सर्कल के ऊपर अगर हम नॉर्मल्स प्लॉट करेंगे, whose plane is perpendicular to the axis of the surface, वो तो डेफिनेशन है कि जो भी प्लेन होगा जिसको पैरेलल कंटेन करेगा वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रेवोल्यूशन होगा. एंड मीट द एक्सिस इन द सेम पॉइंट, आपको बता दिया वो बिल्कुल उसके सेंटर पे मिलेगा जाके, वो एक्सिस पे होगा पॉइंट. एंड तो वही चीज है कि वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के ऊपर जो नॉर्मल है, तो such circle is also a line of curvature. So these are the two properties of curvature, a line of curvature. Now one more thing. Now students, एक चीज और डिस्कस करते हैं हम. देखो स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक, और सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में ये हमारा एक मेरिडियन आ गया, ये देख मेरिडियंस, और मेरिडियन एक तरह का कर्व ही होता है जिसको हम जिसको रेवोल्यूट करके हम सरफेस जनरेट करते हैं. तो ये मेरिडियन आ गया एक पॉइंट के ऊपर, ये एक पॉइंट एक इस पे जब एंगल आपका कांस्टेंट होगा, और ये वाले जो है वो पैरेलल्स आ गए. ठीक है, ये पैरेलल्स आ गए, या यू कैन कांस्टेंट यू कैन से सर्कुलर सेक्शन, ये सर्कल. अब ये जो पी पॉइंट है हमने ये कंसीडर करा, पी पॉइंट के ऊपर हमने पी टी एंड पी के, ठीक है. अच्छा, ये तो क्लियर होगा, ये हमने ऐसे इस मेरिडियन का एक सेक्शन जनरेट कर लिया, एक प्लेन बन गया अंदर की तरफ, और ये प्लेन जो है वो एक्सिस ऑफ सरफेस को कंटेन करेगा अपने में. तो ये इस सर्कुलर रीजन का सेंटर हुआ, और सेंटर है तो डेफिनेटली ये एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी यहीं से पास ऑन होगी. तो हमने क्या किया, हमने पी टी एंड पी के टेंजेंट टू द मेरिडियन, जो पी टी है वो टेंजेंट लिया इस मेरिडियंस के लिए, और जो पी के है वो हमने टेंजेंट लिया हमने इस सर्कुलर सेक्शन के लिए. उसके बाद जो पी एन है दैट इज नॉर्मल एट पॉइंट पी, ठीक है, सरफेस नॉर्मल लिया पी के ऊपर, तो वो डेफिनेटली अंदर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ भी आएगा. तो जब अंदर की तरफ जाएगा तो एक्सिस को पक्का काटेगा, वो एक्सिस को इसने यहाँ पे काटा और ये यहाँ तक हमने ये ले लिया. ठीक, तो उसके बाद अब डेफिनेटली ये जो पी एन है टेंजेंट, ये भी इसको काटेगा, इनको एक्सिस को काटेगा. उसके बाद हमने सी इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर सेक्शन ले लिया. ठीक, और जो टी पी एन एक प्लेन होगा, ये प्लेन बन गया ना, एक इसका ही पार्ट हो गया इस प्लेन का ये. एंड के पी एन आर द प्लेन्स ऑफ प्रिंसिपल सेक्शंस. प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है? प्रिंसिपल सेक्शंस तब बनता है जब कोई प्लेन सरफेस का जो नॉर्मल होता है उसको कंटेन करता है. तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये पी एन है वो नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल सरफेस पी एन हुआ. तो डेफिनेटली ये जो टी पी एन है ये भी
पीएन को कंटेन कर रहा है और केपीएन ये भी पीएन को कंटेन कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल सेक्शंस, दे आर प्लेन्स ऑफ प्रिंसिपल सेक्शंस। ठीक, तो ये प्रिंसिपल सेक्शन भी हो गया एक तरह से। उसके बाद द प्रिंसिपल रेडियस इन द प्लेन टीपीएन, टीपीएन is the radius of curvature at P of the generating curve। तो ये जो मेरिडियन है वो जो जनरेटिंग कर्व भी होगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही प्रिंसिपल कर्वेचर होगा, क्योंकि इसी पॉइंट से वो सेक्शन बन रहा है प्रिंसिपल सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन इज ए ऑब्लिक सेक्शन थ्रू द टेंजेंट पी के, पी के लिए ऑब्वियस पी के जो टेंजेंट है इसके लिए, तो एक ये ऑब्लिक सेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो प्लेन्स हैं जो प्रिंसिपल उसके अंदर कंटेन्ड ही हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल बी ऑब्लिक सेक्शन होगा ये। अगर नॉर्मल प्लेन के अंदर कंटेन्ड होता तो ये नॉर्मल सेक्शन बन जाता है, लेकिन ये उसके नॉर्मल सेक्शन उसके अंदर है नहीं, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया। ठीक, सो नाउ इफ द रो इज द प्रिंसिपल रेडियस इन केपीएन, अगर जो केपीएन प्लेन है केपीएन, इस प्लेन में हमने रो मान लिया प्रिंसिपल रेडियस है, तो अब बात आता है दूसरा जो प्लेन बचता है सीपीएन के लिए। तो सीपीएन जो आपका एक रेडियस ऑफ सर्कुलर सेक्शन है, ये सीपी विल बी इक्वल टू रो इनटू कोसाइन ऑफ सीपीएन। ये कहाँ से आया? ये रिजल्ट हमने पहले ड्राइव किया है कि अगर आपका ये प्रिंसिपल कर्वेचर है कप्पा एन, देन दैट विल बी इक्वल टू कप्पा कॉस ऑफ फाई। तो ये रिजल्ट हम कप्पा के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे रेडियस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये होल्ड करेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली ये जो होगा ये एंगल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे हम कॉस ऑफ सीपीएन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी सीपी ओवर पीएन। यहाँ पे सीपी कट जाएगा, तो हमारे पास रो क्या आया? पीएन। तो रो हमने क्या माना था? प्रिंसिपल रेडियस माना था, और वो किसके बराबर आया? वो आया हमारे पास पी से लेके एन तक। तो क्या मतलब हुआ? जो हमने नॉर्मल सेक्शन के लिए जो हमने नॉर्मल टू द सरफेस था, वो जिस पॉइंट के ऊपर एक्सिस को काटेगा उसके बीच में जो इंटरसेक्शन बनी उसकी लेंथ है। तो इट मींस दैट one of the principal radii at any point P is the radius of curvature of generating curve at P। एक तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, जब हम जनरेटिंग कर्व दिया तो उसका हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द सेकंड जो आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्शन है तो देयर विल बी टू रेडियाई, क्योंकि दो कर्वेचर एग्जिस्ट करते हैं, कप्पा ए और कप्पा बी। तो एक तो हमारा जो पी का जो जनरेटिंग कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वही आएगा, एंड सेकंड विल बी other principal radii is the length of the normal section, normal intercepted between P and the axis, that is length Pn। तो दूसरा जो आएगा वो डेफिनेटली ये वाला जो लेंथ है, और एक कर्वेचर जो ये जो आपका मेरिडियन है या जनरेटिंग कर्व है इसका आएगा, और दूसरा ये वाला जो लेंथ है Pn ये वाला एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि ये नॉर्मल सेक्शन बन गए थे, तो डेफिनेटली देयर विल बी टू प्रिंसिपल कर्वेचर एग्जिस्ट करेंगे। प्रिंसिपल कर्वेचर एग्जिस्ट करेंगे तो प्रिंसिपल रेडियाई भी होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड the things about meridians, normal circular sections. If you have any problem, then you can ask me. Okay.